मैं दुबई में था और एक लेडी डॉक्टर ने मुझे अपना ड्राइवर रख लिया। वह मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मुझे अपने घर पर रखा क्योंकि वह अकेली रहती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात को हल्की हल्की किसी की आवाज़ आती थी। लेकिन एक दिन मैं अपने मालकिन के कमरे के करीब गया तो किसी की चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं मालकिन के कमरे में चला गया। जो मंजर मेरे सामने था, मेरी रूह तो लरज गई, क्योंकि मासूम से भोले भाले दिखने वाले चेहरे कभी कभी अंदर से बहुत ही घिनौने होते हैं। हमारे ही इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमारे अपने नहीं होते। ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब हम लोगों को समझने में गलती कर बैठते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब सच मेरे सामने आया तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। दुबई में जब गर्मी शिद्दत इख्तियार करती तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। घर पूरा एयर कंडीशन होने के बावजूद भी मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता। रात को भी सांस लेना मुश्किल लगता और इसलिए मैं अपने कमरे से निकलकर सारे घर में टहलता। आज गर्मी पूरी जोरों पर थी और मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था, और मैं अपने कमरे से निकल गया और यूं ही चहलकदमी करने लगा कि जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी मालकिन के कमरे में दबी दबी सी आवाज़ें आ रही हो। मैं हैरान रह गया, क्योंकि घर में रात को मेरी मालकिन और मेरे सिवा और कोई नहीं होता था। शायद मुझे वहम हो गया था। मैं थोड़ी देर यूं ही सारे घर में टहलता रहा और फिर अपने कमरे में सोने के लिए वापस आ गया। ये एक बड़ा सा घर था जहां मैं अपनी मालकिन के साथ ही रहता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आया था और मालकिन ने बुरे वक्त में मुझ पर रहम खा कर ड्राइवर रख लिया था। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी और मालकिन ने खुद ही मुझे अपने घर में जगह दे दी। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने फ़ौरन अपने जहन में आने वाले ख़यालात को झटका दिया। शायद मालकिन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हो सकता है फ़ोन स्पीकर पर हो। मेरी मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, और शायद हॉस्पिटल से ही किसी का फ़ोन आया हो। मालकिन बहुत रहमदिल और नेक औरत थी, अपने मरीज़ों की खातिर जान देती थी। मैंने मालकिन में गुजरे 6 महीने में कोई बुराई नहीं देखी थी। अगली रात फिर गर्मी ने मुझे बेचैन किया और मैं यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। एक बार फिर मैं मालकिन के कमरे के करीब पहुँचा तो मुझे आवाज़ सुनाई दी। ये स्पीकर के फ़ोन की आवाज़ महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मालकिन के कमरे में कोई मौजूद है। दबी दबी सरगोशियों ने तजस्सुस पैदा कर दिया था, लेकिन मैं एक मामूली सा मुलाजिम था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात के इस पहर में मालकिन के कमरे के करीब भी जाता। मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल गैर मामूली था, क्योंकि मैंने आज तक मालकिन का रिश्तेदार या दोस्त नहीं देखा था। वह यहाँ तन्हा रहती थी और उनके घर वाले किसी दूसरे मुल्क में रहते थे। मैं सारी रात बेचैनी से गुजारकर अपने कमरे में वापस आ गया। आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए कौन आ सकता था, जबकि मेरी मालकिन तो शादीशुदा भी नहीं थी। वो जवान और खूबसूरत लड़की थी, मगर अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। मालकिन घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर के अलावा कहीं नहीं जाती थी। जितना वक्त मालकिन हॉस्पिटल में रहती, मैं गाड़ी लेकर बाहर ही खड़ा रहता और मालकिन का इंतज़ार में बहुत ज़्यादा हैरान था कि मालकिन की ज़िंदगी में ऐसा कौन था जो आधी रात को मालकिन से मिलने के लिए आता था और जिससे मैं बिल्कुल बेखबर था, जबकि मुझे मालकिन के हर पल की खबर होती थी। इन्हीं सोचों के साथ मैं बिस्तर पर लेटा तो थोड़ी ही देर में मुझे नींद लग गई। अगली सुबह मामूल के मुताबिक मैं मालकिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा। मालकिन गाड़ी की पिछली सीट पर आंखें मूंद बैठी थी। उनका चेहरा देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे रात भर सोई ना हो। उनके चेहरे पर ज़माने की थकान महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि अचानक ही उनसे पूछ लिया कि आप रात भर सोई नहीं है। मेरी बात सुनकर मालकिन ने गड़बड़ा कर आंखें खोल दी और कहने लगी, क्यों मज़ीद ये सवाल पूछ रहे हो? मैं भला रात भर क्यों नहीं सोऊंगी? मैं तो 11 बजे ही सो जाती हूँ। हॉस्पिटल में काम करने के लिए मुझे पूरी नींद की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं रात को बिल्कुल नहीं जागती। मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मालकिन रात को सो नहीं रही थी। लेकिन मालकिन ने तो
सिरे से ही झूठ बोला था कि मालकिन को मुझसे भला झूठ बोलने की क्या ज़रूरत आ गई थी। मैंने गहरी नज़र मालकिन के चेहरे पर डाली तो अब शीशे से बाहर देखती हुई कुछ सोच रही थी। हॉस्पिटल आ गया था और मालकिन गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल चली गई थी, लेकिन गाड़ी में बैठकर मालकिन के झूठ के बारे में मैं सोच रहा था। एक मामूली सा मुलाजिम था और मालकिन को मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात थी जो मालकिन छुपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे जहन में मालकिन के लिए जो ख्याल आ रहा था मैं वह सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी नज़र में मालकिन एक बाहया और बाकिरदार औरत थी। शाम के वक्त मालकिन हॉस्पिटल से निकली और सीधा आकर कार में बैठकर घर चली आई। मुझे भी इसके बाद कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं भी अपने कमरे में आराम करने चला आया। घर भी ने इस कदर जोड़ कर रखा था कि हर कोई अपने घरों में कैद था। दुबई में भी कैंपस पर सब लोग अपने घर से निकलकर शॉपिंग मॉल जाया करते थे। बाकी सारा हफ्ता सभी मशरूफ रहते। मैं भी मालकिन को वीकेंड मॉल से मुखलिश मॉल ले जाया करता था। सिर्फ इससे पहले घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर का ही एक चक्कर रोज़ लगाना होता था। मेरी नौकरी बहुत ही पुरसुकून और आराम की थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं दी, मगर मैं किसी और मकसद के तहत आया था। लेकिन अब मैं अपनी नौकरी से खुश था। सारा वक्त मैं अपने कमरे में रहा और रात को जानबूझकर घर से बाहर निकला, क्योंकि मैं इन दबी दबी आवाज़ों के बारे में जानना चाहता था। मालकिन के कमरे से थोड़ी ही दूर मुझे वो आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं वहीं ठहर गया। वह आवाज़ें इस कदर हल्की थी कि मुझे पूरी तरह कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जाने कौन मालकिन से मिलने के लिए रात के इस पहर आता था, जिसके बारे में मालकिन मुझे भी नहीं बताना चाहती थी। कुछ ही देर बाद मैं अपने कमरे में वापसी के लिए पलटने लगा तो मुझे मालकिन की चीख सुनाई दी और मुझसे रहा न गया। मैं तेज़ी से मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुलता ही चला गया। अंदर के मंजर ने मुझे हिला कर रख दिया। मेरी मालकिन तो अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ। अंदर का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बयां था। जैसा दिखाई देता था वैसा हरगिज़ भी नहीं होता है। मैं मालकिन को बहुत ही नेक और बाहया औरत समझता था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद जैसे सब कुछ बदल कर रह गया था। मैं आज के 8 महीने पहले बड़े बड़े आंखों में ख्वाब लिए दुबई आया था। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी निकालकर अपने एक जानने वाले के तवाबुस मुझे दुबई भिजवा दिया था। मेरी माँ के एक रिश्तेदार ने अम्मा को बताया था कि दुबई में बहुत आसानी है, नौकरियां मिल जाया करती है। उसने अम्मा से 5 लाख रुपए लेकर मुझे दुबई का वीज़ा और पासपोर्ट पकड़ा दिया और मैं बगैर किसी नौकरी के ही सोचकर ये दुबई चला आया कि आते ही यहाँ मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। मैं दुबई को ख्वाबों की नगरी समझ रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे हकीकत का पता चला कि बगैर मेहनत के इंसान को कुछ हासिल नहीं होता। मैं एक छोटे से होटल में रहते हुए नौकरियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक होटल में मुझे बर्तन धोने की नौकरी मिली तो मैंने उसी को गनीमत जान लिया और बर्तन धोने का काम करने लगा। मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन करती और मैं उन्हें झूठे दिलासे देता। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने का वीज़ा बचा था और मुझे वापस चले जाना था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँ। मुझसे दुबई की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और बर्तन धोकर होटल में वापस अपने कमरे में जाने तक मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता था और गर्मी की शिद्दत से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन बर्तन धोकर मैं होटल से निकला तो बीच रोड पर ही चकराकर बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था और एक खूबसूरत सी लेडी डॉक्टर मेरे सर पर खड़ी थी। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो लेडी डॉक्टर मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। मेरे बारे में जानकर वह कहने लगी कि मैं उसकी गाड़ी से टकरा गया था। वह तो खुदा का एहसान है कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ नहीं थी और वो ही मुझे उठाकर हॉस्पिटल लाई थी। लेडी डॉक्टर ने मेरी हालत देखते हुए मुझे अपने घर जाने के लिए कहा। वह कह रही थी कि मेरा यह हाल उनकी वजह से हुआ है, इसलिए वह अपने घर पर रखकर ठीक करना चाहती है। पहले तो मैंने इनकार किया, फिर उसके स्तर पर मान गया। उस कमरे का किराया भरना मेरे बस की बात नहीं थी। 2 दिन उस लेडी डॉक्टर ने मुझे अपनी निगरानी में रखा और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। 2 दिन बाद मैंने उसे इजाज़त चाही तो वो कहने लगी कि उसे ड्राइवर की बहुत ज़रूरत है। अगर मुझे ड्राइविंग आती हो तो मुस्तकिल तौर पर मुझे मुलाजिम रख सकती है। मैं पाकिस्तान में अपने दोस्तों की गाड़ियाँ चलाया करता था, इसलिए मुझे अच्छे से ड्राइविंग आती थी।
यह बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि मैं उसी के घर में रह सकता हूँ और उसकी ड्राइवर की नौकरी कर सकता हूँ। वह मुझे एक माकूल रकम देगी। लेडी डॉक्टर की बात पर हैरान रह गया कि वह मुझे जैसे अजनबी को यह बहुत था कि मुझे नौकरी भी मिल रही थी और मैंने बिना सोचे समझे हामी भर ली और मैं उस दिन से मालकिन के ही पास नौकरी करने लगा। मालकिन बाकायदे से नमाज पढ़ती, घंटों खुदा के सामने सजदे में बैठी रहती। मेरे लिए तो पाकीज़ा सी फरिश्ता सफ़ात औरत थी। मालकिन ने अपने घर में सिर्फ जगह ही नहीं दी थी बल्कि मुझे इज्जत दी थी। मुझे ऐसा एहसास नहीं होता था कि मैं एक मामूली सा मुलाजिम हूँ। मेरी उम्मीद से कहीं बढ़कर मुझे तनख्वाह मिली, जैसे मैं खुशी खुशी अपने माँ को भिजवा रहा था। मालकिन ने मेरा वीज़ा बढ़वा दिया था और वह दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 6 महीने होने वाले थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ दबी दबी सी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी, उन्होंने मेरे अंदर एक तजासुस भर दिया था। और जब मैं मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर के मंजर ने तो पूरी तरह से मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी रात में मालकिन ने अपने कमरे में 2 आदमियों के साथ होगी। मुझे देखते ही मालकिन के चेहरे का रंग उड़ गया और वो गुस्से से कहने लगी कि आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आए। मैंने मालकिन को पहली दफ़ा इतने तेज़ लहजे में बात करते हुए सुना था। मैं हकलाते हुए कहा कि आपकी आवाज़ की चीख सुन के आया था कि कहीं आप किसी परेशानी में तो नहीं। वह 2 आदमी भी मुझे घूर रहे थे। मालकिन ने गुस्से में कहा कि तुम अपने कमरे में वापस जाओ और तुम अपने काम में काम रखो। आइंदा रात के वक्त मेरे कमरे की तरफ नज़र भी मत आना। मैं उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आ गया, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी भर गई। मेरी मालकिन एक गैर शादीशुदा कुंवारी लेडी डॉक्टर थी। वह आधी रात को 2 आदमियों के साथ अपने कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि उसकी चीख की आवाज़ मुझे सुनाई दे गई। मैं अब सच जानने बगैर रह नहीं सकता था, लेकिन मैं अब जानता था कि मालकिन मुझे कभी कुछ नहीं बताएगी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो एक आदमी ने मालकिन को ज़ोर से पकड़ रखा था और वह मालकिन के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। मालकिन और उसके दरमियान फासला ना होने के बराबर था और इसी बात ने मुझे हैरान कर दिया था कि मालकिन जैसी नेक औरत एक वक्त में 2 आदमियों के साथ रात कैसे गुजार सकती है। अगली सुबह भी मालकिन ने मुझसे कोई बात किए बगैर गाड़ी में बैठ गई, लेकिन मालकिन का चेहरा आज भी परसों की तरह पीला हो रहा था। रात भर की थकान उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मालकिन से खुद ही नज़रें चुरा ली। मुझे इस बात का खौफ था कि अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा और ना ही कोई नौकरी। मुझे अगली रात का इंतज़ार था और मैंने सोच लिया था कि खुद ही सच का पता लगाऊंगा। मालकिन रात के खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करके अपने कमरे में चली गई और इसी वक्त का फ़ायदा उठाकर मैं मालकिन के कमरे में छुप गया। मैं चाहकर भी इस बात का यकीन नहीं कर पाया कि मेरी मालकिन एक बाकिरदार औरत है। अगर मैं मान भी लेता कि मेरी मालकिन ऐसी औरत है तो फिर यह चीख क्यों मारी? उसने मालकिन का चेहरा दिन ब दिन पीला क्यों पड़ रहा था? मैं मालकिन के कमरे में छुपा हुआ था और मालकिन चहलकदमी करके थोड़ी ही देर में अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। 1 बजे के करीब वह दोनों आदमी चले आए। उनको देखकर मालकिन उनका चेहरा उतर गया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उनमें से एक आदमी बहुत उनके करीब चला आया और दोनों ने अपने बाजू से पकड़ अपने करीब खींचा। मालकिन के हलक से हल्की सी चीख बरामद हुई थी, जैसे उस आदमी ने अपने हाथों से घोंट दिया। उनकी हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी और मेरे जिस्म से पसीने छूट रहे थे। मैं मालकिन के कमरे में लकड़ी की बनी बड़ी सी अलमारी में छुपा हुआ था। उस आदमी ने मालकिन को धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ दिखाने लगा। साथ ही साथ वह मालकिन से कह रहा था कि अगर उसकी बात ना मानी तो वह हर हद से गुजर जाएगा। मैं जान गया था कि वह आदमी मालकिन को ब्लैकमेल कर रहा है और यकीनन उसके पास मालकिन की कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन वह मालकिन से क्या चाहता था मैं इस बात को नहीं जानता था। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर मेरी जान निकल रही थी। वो हाथ जोड़े उस आदमी से दरख्वास्त कर रही थी। उनका हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में खून नहीं। उस आदमी ने उंगली उठाकर मालकिन को कहा कि अगर उसका काम जल्दी से ना हुआ तो वह उनको बर्बाद कर देगा। मालकिन ने उसे यकीन दिलाया कि उसका काम जल्द से जल्द करा देगी और दोनों आदमी कमरे से निकलकर बाहर चले गए। वह बिस्तर पर बैठी रो रही थी।
कि मैं अलमारी से निकलकर उनके सामने आ गया। मुझे देखकर उनकी जान निकल गई और वे कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सारा सच बताना होगा। मैं उनके कदमों में बैठ गया और उनको यकीन दिलाया कि मैं उनके साथ पूरी तरह वफादार हूँ। वे कहने लगी कि वो दोनों आदमी बहुत खतरनाक हैं, तुम इन मामूलात से दूर रहो। आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूं। मुझ पर आपके बहुत एहसान हैं और जब मुझे एहसान उतारने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मालकिन ने मेरी तरफ एक नज़र डाली तो उनको इस बात का यकीन हो गया कि वह रोती हुई जो सच उसने मुझे बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वे दोनों आदमी मालकिन को कुछ दिनों से डराने धमकाने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक आदमी के पास मालकिन के तमाम घर वालों की तस्वीरें मौजूद थी और वो मालकिन को धमकी दे रहे थे कि अगर मालकिन ने उनकी बात नहीं मानी तो वह इंडिया में मौजूद मालकिन के घर वालों को ख़त्म करवा देंगे। वे मालकिन से एक गैर कानूनी और एक गैर इंसानी काम की डिमांड कर रहे थे। मालकिन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और दुबई की बड़ी बड़ी अमीर औरतें उनसे अपना इलाज करवाने के लिए आती थी। कुछ महीनों से उनके पास एक औरत इलाज के लिए आ रही थी जिसे दिल की कुछ तकलीफ थी, लेकिन उस औरत की बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसकी जान को खतरा होता। मालकिन पूरी ईमानदारी के साथ उस औरत का इलाज कर रही थी और वह औरत अब ठीक होने के दर पर थी। लेकिन एक दिन अचानक उस औरत के दोनों बेटे मालकिन के पास आ गए और कहने लगे, हमारी माँ की दवाइयाँ बदल कर ऐसी दवाई दो जिससे उसका दिल काम करना छोड़ दे। वे दोनों बेटे अपनी माँ को मारना चाहते थे क्योंकि उनकी माँ के नाम पर बहुत ज़्यादा जायदाद थी। उनकी माँ की वसीयत के मुताबिक वह जायदाद मरने के बाद ही उन दोनों बेटों के नाम होती। दुबई का कानून बहुत सख्त है, इसलिए वे दोनों अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना डॉक्टर के ज़रिए ही अपनी माँ को ख़त्म करवा दिया जाए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मालकिन एक नेक और ईमानदार डॉक्टर थी और ये बात किसी भी सूरत उनको गवारा नहीं थी कि वो एक सेहतमंद औरत को गलत दवाइयाँ देकर मौत के दहलीज पर पहुँचा दे। इसलिए मालकिन ने उन दोनों को साफ मना कर दिया और उनकी रिपोर्ट पुलिस में जमा करवाने की धमकी दी। लेकिन वे दोनों भाई बहुत ही शातिर दिमाग थे। उन्होंने मालकिन के घर वालों का सुराग लगा लिया और मालकिन के घर वालों को मौत के घाट उतारने की धमकियां दे रहे थे। मालकिन के घर वाले इंडिया के एक छोटे से कस्बे में रहते थे और वहां उन्हें मौत के घाट उतारना बहुत मुश्किल काम नहीं था। अपने घर वालों के बारे में जानकर मालकिन की जान निकल गई और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन वो चाहकर भी उन दोनों की माँ को गलत दवाइयाँ ना दे सकी। वे दोनों कुछ अरसे से हर रात मालकिन के पास आते और मालकिन को पूरी तरह डराते धमकाते। मालकिन किसी न किसी बहाने उन्हें रोकती, लेकिन अब दोनों का सब्र खत्म हो चुका था। वे जल्द से जल्द अपनी माँ को ही मौत के घाट उतारना चाहते थे। उन्होंने मालकिन को 2 दिन का वक्त दिया कि अगर मालकिन ने 2 दिन में कुछ नहीं किया तो उनके सारे घर वालों को ख़त्म कर देंगे। मालकिन सारी बात बताने के बाद बुरी तरह रोने लगी और वह इस कदर फंस गई थी कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये दोनों आदमी मालकिन की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे थे। वे जानते थे कि मालकिन यहाँ तन्हा रहती है। कुछ जायदाद की खातिर वो संग दिल अपने ही माँ को मरवाने की तैयारी कर बैठे थे। मालकिन के घर वालों को मारना उनके लिए क्या मुश्किल था। मैं जो मालकिन को लेकर गलत बातें सोच रहा था वह सारा सच जानने के बाद मुझे अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मालकिन तो वाकई एक नेक डॉक्टर थी। मैंने मालकिन से कहा, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। वे कहने लगी, वे दोनों आदमी मुझ पर पूरी तरह नज़र रखते हैं। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर और इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकती। मैंने मालकिन से कहा, आप फिक्र ना करें, आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। मालकिन मेरी शक्ल देखने लगी। आप फिक्र ना करें, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और उन्हें एक के बाद एक बात बताऊंगा। वे दोनों भाई जब एक साथ के गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा। मेरी बात सुनकर मालकिन को कुछ इत्मीनान हो गया। अगले दिन मालकिन को हॉस्पिटल छोड़ा। मालकिन की गाड़ी को हॉस्पिटल के पार्किंग में खड़ा किया। खुद चुपके से गाड़ी से निकलकर टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने हर बात पुलिस वालों को बता दी और उसके बाद कुछ ही देर में पुलिस वाले एक्शन लेके उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गए।
मालकिन ने भी अपनी मरीज़ा को सारा सच बता दिया। वे दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी मां ने बताया कि वे दोनों उनके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उनके शौहर की पहली बीवी की औलाद है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दौलत की खातिर वे दोनों बेटे वे जिन्हें पाल पोसकर बड़ा किया, उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। ज़रा सी हिम्मत की वजह से मालकिन इतनी बड़ी आजमाइश से आसानी से बाहर निकल गई थी। मालकिन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, अगर मैं उनका साथ न देता तो गलत रास्ते पर अपना कदम बढ़ा देते। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं थी। मेरे ऊपर मालकिन के बहुत एहसान थे और मैं तो बस उसी एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश कर रहा था। आजकल लोग दौलत और पैसों के लिए कोई भी इंसानियत भूल सकते हैं। आजकल लोग दौलत और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे दोनों आदमी भी इतने बदनसीब निकले कि पैसों के खातिर अपनी माँ को ही ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मालकिन से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन मुझे मालकिन बद किरदार महसूस हुई थी। मैं ये सोचने लगा था कि रात को 2 मर्दों के साथ वह वक्त गुजारती है, जबकि वह तकलीफ़ की इंतहा पर थी। कभी कभी सच जाने बगैर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, और अगर अपने इर्द गिर्द कुछ भी अजीब या अलग महसूस हो तो ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। अगर मैं मालकिन के कमरे से आने वाली आवाज़ें नज़रअंदाज कर देता और उनकी आंखों में मौजूद तकलीफ़ को न जान पाता, तो शायद मालकिन अपनी मरीज़ा की कातिल बन जाती। अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें और हमेशा मोहताज रहें। आपके इर्द गिर्द जहाँ अच्छे लोग और अच्छाइयाँ मौजूद हैं, वहाँ बहुत बुरे लोग भी मौजूद हैं। इनसे एहतियात का दामन इख्तियार करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें ऐसी वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।